हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु, आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एडवाइज़र। और कैसे हो फ्रेंड्स? दोस्तों, आज मैं एक अलग और अजीब किस्म की बीमारी के बारे में बताऊंगी जो आम तौर पर लोगों को कम पता है, पर वो हो रही है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसका नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज़। इसके कारण, लक्षण, उपाय सभी के बारे में विस्तार में बताऊंगी। दोस्तों, इस बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है और वो हमारे ही खुद के बॉडी पर अटैक करने लगता है। इम्यून सिस्टम का काम होता है हमें बीमारियों से बचाना, इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया से बचाना। लेकिन यदि व्यक्ति के खुद के इम्यून सेल्स उसके ही शरीर को पहचान ना पाए और अपने ही शरीर को मारने लगे तो क्या करें? क्योंकि ये हमारे हेल्दी ऑर्गन्स पर अटैक करता है और ये हमारे शरीर के खुद के अंदर की प्रॉब्लम है, इसी कारण ये डिजीज़ कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर। ऑटो इम्यून डिजीज़ मोर देन 80 टाइप्स है और इसमें विमेन ज़्यादा प्रोन है, लगभग 78%। क्योंकि फीमेल्स में XX जीन्स हैं और मेल में XY ज़्यादा मात्रा होने के कारण इनमें एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है। और विमेन सबसे ज़्यादा प्रोन होती हैं जब वो प्यूबर्टी के स्टेज में होती हैं, क्योंकि उस समय उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। और जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि उस समय एस्ट्रोजन का लेवल बड़ा होता है। इसके अलावा यदि विमेन एनवायरमेंटल केमिकल के कांटेक्ट में आती हैं इस दौरान, तो भी उन्हें इस बीमारी का होने का खतरा ज़्यादा होता है। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज़ शरीर के किसी भी हिस्से को इफ़ेक्ट कर सकता है या फिर एक साथ कई हिस्सों को इफ़ेक्ट कर सकता है, जैसे कि मल्टी ऑर्गन फेलियर। इसमें थायराइड, टाइप 1 डायबिटीज़ और अगर कॉमन एग्जाम्पल ले तो रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, SLE, सायरोसिस और एलोपेशिया है। एलोपेशिया यानी कि हेयर लॉस इन पैचेस और कंप्लीट बाल्डनेस। दोस्तों, यदि ये बीमारी थायराइड पर अटैक करती है तो उसके सारे फॉलिकल्स को नष्ट कर देती है और आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। और यदि ये ज़्यादा सीवियर हो जाए, थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो हमें थायराइड ग्लैंड को ही निकालना पड़ जाता है। इन द सेम मैनर, अगर ये किडनी पर अटैक करेगी तो किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ में ये पैनक्रियास पे अटैक करके उसके सारे वाइटल सेल्स को नष्ट कर देती है और बंदे को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पर आना पड़ जाता है। उसी प्रकार अगर ये जॉइंट्स पे अटैक करेगी तो उसका भी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। अब आते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस पर। दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में शरीर के हर एक जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है और इतना सीवियर पेन होता है कि इंसान अपने खुद के काम भी नहीं कर पाता। एक पानी का गिलास लेने के लिए भी उससे मदद की ज़रूरत होती है। वो कंप्लीट बेड रिडन हो जाता है और दुआ करता है कि उससे मौत आ जाए, क्योंकि दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अगर इसे साइंटिफिकली समझा जाए तो हमारे बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं उसमें कुछ कार्टिलेजेस होते हैं जिनके थ्रू ये जॉइंट्स जुड़े होते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ आकर के यहाँ पर जितने भी लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं उनको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लिगामेंट फॉरेन बॉडी है। इसके कारण स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन और पेन होगा, जॉइंट स्टिफ हो जाता है, मूव नहीं कर पाता। चलिए दोस्तों, अब हम SLE पे आते हैं। SLE यानी कि सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस। इसमें स्किन में रैशेस आते हैं, बटरफ्लाई रैशेस, फेस पे
बटरफ्लाई रैशेस होते हैं। और यदि आप कोल्ड वाटर में अपने हैंड्स डालते हैं तो वो वाइट होने लगते हैं। पैरों की उंगलियां नीली पड़ने लगती हैं। हेयर लॉस, लंग्स और हार्ट में पानी भरने की शिकायत है। प्रोटीन लीकेज होता है। लंबे टाइम तक फीवर का होना, मुंह में छाले, ब्रेन स्ट्रोक, फिट्स, डिप्रेशन, इरिटेशन, ये सब कुछ। प्लेटलेट्स कम होते हैं। हीमोग्लोबिन कम होता है। एसएलई में एक ही टाइम पर सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट नहीं होता है, अलग अलग ऑर्गन्स पर इफेक्ट होता है। अब आते हैं साइरोसिस पे। साइरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज के साथ साथ मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम भी है। इसमें इन्वायरमेंटल प्लस जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है। साइरोसिस स्किन में रेड, पर्पल या पिंक कलर के स्केली और ड्राई पैचेस होते हैं। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज है। साइरोसिस हाथों में हो सकते हैं, पैरों में, फेस में, एल्बोज, जॉइंट्स, स्कैल्प, यहाँ तक कि बॉडी फोल्ड्स में भी, जैसे अंडर आर्म्स और ब्रेस्ट। साइरोसिस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो कॉमन है वो है प्लेग साइरोसिस। आगे चलकर ये साइरोसिस अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकते हैं, डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं, किसी को माइल्ड, किसी को सीवियर हो सकते हैं। डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, और ट्रीटमेंट भी उसी प्रकार होता है। पर ये तो समझ ही लीजिए कि ये डिजीज़ कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं इसके कारणों पर। अभी तक तो इसके एग्जैक्ट कारण पता नहीं है, लेकिन कुछ एक कारण हो सकते हैं जिससे बचा जा सकता है, जैसे सनलाइट। सनलाइट के हार्मफुल यूवी किरणों से बचें, क्योंकि ज़्यादा सन एक्सपोज से मसल्स वीक होने लगते हैं और स्किन में रैशेस आने लगते हैं। नंबर 2, एग्रीकल्चर केमिकल्स। इससे रूमेटॉइड अर्थराइटिस का खतरा है, जॉइंट्स स्वेलअप होने लगते हैं। नंबर 3, जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके फैमिली में किसी को है, हिस्ट्री जेनेटिक्स की है, तो जनरेशन में हो सकता है। नंबर 4, रोल ऑफ न्यूट्रिशन। रोल ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही अहम मुद्दा है। न्यूट्रिशन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, स्पेसिफिकली विटामिन डी का। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम के डिसफंक्शन को प्रिवेंट करता है, उसको होने से रोकता है। ये बहुत ही यूज़फुल है ऑटो इम्यून डिजीज़ को रोकने के लिए। ये बीमारी हमारे ब्लड वेसल्स और जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इनको इफ़ेक्ट कर सकती है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसमें पैनक्रियास और थायराइड को प्रभावित कर सकती है। जॉइंट्स होगा तो उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, मसल्स को वीक कर सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, आरबीसीज को कम कर सकती है, उसको इफ़ेक्ट कर सकती है, जिसके कारण पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। अब ये पर्नीशियस एनीमिया क्या है? इसमें आरबीसीज काउंट कम हो जाते हैं, क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। हमारे स्टमक में एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। विटामिन B12 जो हम फूड के फॉर्म में ले रहे हैं, उसको एब्जॉर्व करता है इंट्रिंसिक फैक्टर। आरबीसीज के प्रोडक्शन में मेन काम होता है विटामिन B12 का। अगर विटामिन B12 ही प्रॉपर अमाउंट में नहीं आएगा हमारे बॉडी में, तो आरबीसीज या तो डिफेक्टिव बनेगी या रिड्यूस हो जाएगी। अब हम आते हैं इनके लक्षणों पर। इसमें बहुत थकान महसूस होती है, जॉइंट पेन, मसल पेन, स्किन रैशेस, फीवर, इंसोमिया यानी कि नींद ना आने की बीमारी, हाइपोथायरॉयड, लो कंसंट्रेशन और टाइप 1 डायबिटीज़। अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? इसके लिए ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, जिनमें हम ये डिटेक्ट करते हैं कि कहीं हमारे शरीर में ऑटो एंटीबॉडी तो नहीं, और अगर हैं तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है। अब ये ऑटो एंटीबॉडी क्या है?
ऑटो एंटीबॉडी एक इम्यून प्रोटीन है जो हमारे ही बॉडी के सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स पर टारगेट करता है, ट्रिगर करता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स की बायोप्सी होती है, एएनए टेस्ट, एएनसीए टेस्ट, C3, C4 और ईएनए टेस्ट होते हैं। अब हम आते हैं इसके उपाय यानी कि ट्रीटमेंट पर। चूँकि ये बीमारी आती जाती रहती है, इसलिए हमें स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें स्टीरॉयड खाइए और स्टीरॉयड स्किन पर लगाइए। और इसके अलावा इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं। इसमें सेल्स के नंबर को कम किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, जबकि ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हमें करना पड़ता है, नहीं तो यही सेल्स हमारे हेल्दी ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। अब फाइनली हम डाइट पे आते हैं। डाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इस बीमारी में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन बहुत होता है, इसलिए हमको इंक्लूड करना पड़ेगा एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स, जैसे कि पपाया, अनार, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, सैलेड। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्योंकि हमें नॉनवेज नहीं लेना है तो हम फ़िश नहीं ले सकते हैं। इसके जगह हम ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते हैं। शुगर और सॉल्ट की मात्रा कम लेनी है। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, बेकिंग आइटम्स, एग्स, रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है। वीट भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन है। उसकी जगह आप मल्टीग्रेन्स ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं। घर का बना खाना खाइए, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, पानी ज़्यादा पियो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचें, ज़्यादा ऑयली खाना ना खाएं, एक्सरसाइज मस्ट है, 8 घंटे की नींद लीजिए, योगा मेडिटेशन करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और वेट बैलेंस रखिए। बस दोस्तों, आज का यही दी एंड करते हैं। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।